अभिवादन। आज हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर गौर करने वाले हैं, हमारी आदतें। हाँ, आदतें। हम चार्ल्स डूहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट के हिंदी सारांश के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं, क्यों हम कई बार वो करते रह जाते हैं जो हम शायद छोड़ना चाहते हैं, और क्या इन्हें वाकई बदला जा सकता है। बिल्कुल। सच कहूं तो मैं खुद ये जानने को बहुत उत्सुक हूं कि मेरे सुबह के आलस या वो शाम की चाय की तलब, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। ये वाकई एक गहरा विषय है और ये किताब सिर्फ व्यक्तिगत आदतों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये भी बताती है कि कैसे ये आदतें हमारे समाज और कारोबार की दुनिया को भी शक्ल देती हैं। तो हमारा मकसद आज इस किताब के सार को पकड़ना है, उन मुख्य विचारों को सामने लाना है जो हमारी आदतों की समझ को बदल सकते हैं। हाँ, ये समझना कि ये अदृश्य शक्तियां कैसे हमें चलाती हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, आदत बनती कैसे है। किताब में आदत के चक्र या हैबिट लूप का जिक्र है। हाँ, हैबिट लूप। ये 3 हिस्सों में काम करता है। संकेत, जिसे क्यू कहते हैं। हाँ। फिर व्यवहार यानी रूटीन। हाँ। और फिर इनाम, रिवॉर्ड। सही। जैसे मान लीजिए फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आई, वो हुआ संकेत। हाँ। तुरंत फोन उठाकर देखना, ये व्यवहार हो गया। ओके। और फिर वो जानकारी या सोशल कनेक्शन का एहसास, वो इनाम है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। हाँ, ये दिखता तो सरल है, पर इसकी असली ताकत वो एक चौथे तत्व में छुपी है जिसका जिक्र किताब करती है, तीव्र इच्छा, मतलब क्रेविंग। क्रेविंग, इच्छा। हाँ। जब हमारा दिमाग उस इनाम की उम्मीद करने लगता है ना, ओके। तो संकेत मिलते ही उस इनाम को पाने की एक जबरदस्त इच्छा, एक क्रेविंग पैदा होती है। और यही इच्छा, यही उस व्यवहार को ऑटोमेटिक बना देती है। अच्छा, तो दिमाग उसे ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। बिल्कुल, ऊर्जा बचाने के लिए, ताकि हमें हर बार सोचना न पड़े। और ये इच्छा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो तर्क को भी पीछे छोड़ देती है कभी-कभी। ओह, तो ये इच्छा ही असली खिलाड़ी है यहाँ। लेकिन अगर आदतें इतनी ऑटोमेटिक और शक्तिशाली हैं, तो क्या उन्हें बदलना नामुमकिन है? नहीं, नामुमकिन नहीं। किताब कहती है कि आदतें मिटती नहीं, पर बदली जा सकती हैं। इसे सुनहरा नियम या गोल्डन रूल कहा गया है। ये क्या है? ये कैसे काम करता है? हाँ, सुनहरा नियम। इसका फंडा ये है कि आप संकेत यानी क्यू और इनाम यानी रिवॉर्ड को वही रखें। ओके, संकेत और इनाम सेम। हाँ, बस बीच का जो व्यवहार है, जो रूटीन है, उसको बदल दें। अच्छा, कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए दोपहर 3 बजे ये संकेत हुआ, आपको थकान महसूस होती है और आप मीठा खाना, ये पुराना व्यवहार, जाते हैं, जिससे आपको थोड़ी ऊर्जा, ये इनाम मिलती है। ये तो होता है। तो सुनहरा नियम कहता है कि आप उसी 3 बजे, संकेत वही है, थकान होने पर मीठा खाने के बजाय उठकर 5 मिनट टहलने चले जाएं। ये नया व्यवहार हो गया। ओके। इससे भी आपको ताजगी, वही है ना, महसूस हो सकती है। तो चाबी ये है कि दिमाग को वो इनाम मिलना चाहिए जिसकी उसे उम्मीद है। समझ गई। मतलब पुराने रास्ते को ब्लॉक करके दिमाग को उसी मंजिल तक, उसी इनाम तक एक नया, शायद बेहतर रास्ता दिखा देना है। पर क्या ये इतना आसान है? सिर्फ व्यवहार बदल देना काफी होता है? ये बहुत अहम सवाल है और किताब कहती है कि सिर्फ व्यवहार बदलना शायद काफी ना हो। तो फिर बदलाव को टिकाऊ बनाने के लिए एक और चीज जरूरी है, विश्वास, बिलीफ। विश्वास? किस तरह का विश्वास? ये विश्वास कि हाँ, मैं बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ। और अक्सर ये विश्वास किसी समूह या कम्युनिटी से जुड़ने पर ज्यादा मजबूत होता है। जैसे वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ग्रुप्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अकेले शायद मुश्किल लगे, पर जब आप दूसरों को देखते हैं जो बदल रहे हैं या बदल चुके हैं, तो वो यकीन पुख्ता होता है कि हाँ, ये मुमकिन है। ये बात तो सोचने वाली है, विश्वास का रोल। अच्छा, अब आते हैं मुख्य आदतों या कीस्टोन हैबिट्स पर। किताब कहती है कि कुछ आदतें वो दूसरों से ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। ये क्या है? हाँ, कीस्टोन हैबिट्स, ये वो आदतें होती हैं जिन्हें बदलने से, जैसे डोमिनो गिरते हैं ना एक के बाद एक, हाँ, वैसे ही जिंदगी के कई दूसरे हिस्सों में भी अच्छे बदलाव अपने आप आने लगते हैं। अच्छा। जैसे व्यायाम करना, ये एक क्लासिक उदाहरण है। जो लोग नियमित व्यायाम शुरू करते हैं, वो अक्सर देखते हैं कि उनका खान पान सुधर गया। हाँ। वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं, उनका तनाव कम हो गया है,
नींद बेहतर हो गई है। मतलब एक आदत कई अच्छी आदतों को खींच लाती है। किताब में शायद लीसा एलन का एक उदाहरण भी है, बड़ा जबरदस्त। उसने सिर्फ धूम्रपान छोड़ा और फिर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वजन कम, मैराथन दौड़ना, पढ़ाई। हाँ, लीसा एलन ये मुख्य आदत की शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, धूम्रपान छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो जब उसने ये कर दिखाया तो उसे एक आत्मविश्वास मिला। इसे किताब में छोटी जीत या स्मॉल विंस का जमा होना कहा गया है। अच्छा, स्मॉल विंस। हाँ, उसे ये यकीन हो गया कि वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकती है, बदल सकती है। और इस एक बदलाव ने, इस एक जीत ने उसके सोचने के पैटर्न को ही बदल दिया, जिससे बाकी के सकारात्मक बदलाव भी मुमकिन हो पाए। तो मतलब कोई भी छोटी आदत, जैसे रोज बिस्तर ठीक करना या खर्चों का हिसाब रखना, ये भी कीस्टोन हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ी चीज हो। कोई भी ऐसी आदत जो आपको नियंत्रण का एहसास दे, आत्मानुशासन सिखाए, वो एक मुख्य आदत बन सकती है। वाह, ये तो कमाल का विचार है कि एक छोटे से बदलाव में इतना दम हो सकता है। लेकिन ये आदतें सिर्फ हमारे निजी जीवन को ही प्रभावित करती हैं या इनका असर बाहर भी होता है? नहीं, इनका असर बहुत व्यापक है। कंपनियां, बड़ी-बड़ी कंपनियां हमारी आदतों को समझकर उनका इस्तेमाल करती हैं। हाँ, वो टारगेट स्टोर वाला उदाहरण याद है मुझे। हाँ, बिल्कुल। टारगेट ने ग्राहकों के खरीदारी पैटर्न का विश्लेषण करके ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि कौन सी महिला ग्राहक गर्भवती हो सकती है। बिना उनके बताए। हाँ, सिर्फ उनकी खरीदारी देखकर। और फिर उन्हें उसी हिसाब से, जैसे बच्चों के सामान के कूपन या विज्ञापन भेजने लगे। वो हमारी आदतों के संकेतों और इनामों को समझकर अपने उत्पाद बेचने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। आपने कहा था सामाजिक आंदोलनों में भी आदतों की भूमिका होती है। ये कैसे? हाँ, बिल्कुल। जैसे अमेरिका में मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट हुआ था, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नागरिक अधिकार आंदोलन। हाँ। इन सफल आंदोलनों में समुदाय की आदतें बदली गईं या नई आदतें बनाई गईं। लोगों में नियमित रूप से मिलने की आदत डाली गई, विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने की आदत डाली गई, मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने की आदत डाली गई। अच्छा। डॉक्टर किंग ने लोगों की गहरी सामाजिक आदतों, जैसे दोस्ती, विश्वास, चर्च जाने की आदत, इनका इस्तेमाल किया आंदोलन को ताकत देने के लिए। ये सामुदायिक आदतें बड़े बदलावों की नींव बन सकती हैं। ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। अगर हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा आदतों से चलता है, जो काफी हद तक ऑटोमेटिक है, तो क्या हम अपने कामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं? मतलब अगर मेरी कोई बुरी आदत है, तो क्या ये मेरी गलती है? ये एक पेचीदा सवाल है, और किताब का नजरिया ये है कि हाँ, हम जिम्मेदार हैं। क्यों, अगर वो ऑटोमेटिक है तो? हाँ, क्योंकि खासकर तब जब हमें ये पता चल जाता है कि आदतें काम कैसे करती हैं। देखिए, जानकारी हमें शक्ति देती है। एक बार जब आप अपनी आदत के चक्र को पहचान लेते हैं, संकेत क्या है, व्यवहार क्या है, इनाम क्या है, हाँ। तो आपके पास उसे बदलने का विकल्प आ जाता है। ये जागरूकता, यही जिम्मेदारी की पहली सीढ़ी है। हम पूरी तरह अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास उन्हें बदलने की क्षमता है, और इसलिए जिम्मेदारी भी है। तो मतलब जानकारी ही चाबी है, जागरूकता। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार, निचोड़ ये है कि आदतें हमारे जीवन की संचालक शक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है। सही कहा। इन्हें समझा जा सकता है, इन्हें बदला जा सकता है, और इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। और सबसे शक्तिशाली बात शायद ये है कि एक मुख्य आदत, एक कीस्टोन हैबिट को बदलने से पूरी जिंदगी में सकारात्मक बदलावों की एक लहर सी आ सकती है। बिल्कुल सही। और जाते जाते शायद एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। सोचिए, अगर हमें किसी के जीवन में या अपने ही जीवन में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव लाना हो, तो वो कौन सी एक छोटी सी मुख्य आदत हो सकती है जिसे बदलने पर ध्यान देना चाहिए? अक्सर बड़े नतीजों की शुरुआत बहुत मामूली दिख सकती है ना? हाँ, ये सोचने वाली बात है, वो एक छोटी सी आदत। इस बेहतरीन और व्यावहारिक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।